नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आज हमारे साथ हैं पीके स्वैन, जो एग्रीकल्चर ऑफ मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। आज हमारे साथ आईआरईएफ के बोर्ड पे हैं और एज एन एडवाइज़र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आज हम इनसे समझना चाहेंगे कि इनके एडवाइजरी में आईआरईएफ कैसे ग्रो कर सकता है और अभी ये आईआरईएफ को किस तरह से ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। नमस्कार जी, तो थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि आईआरईएफ जो है आगे 2025 में हम ग्रो कर सकते हैं। 2025 एक वेरी इंटरेस्टिंग ईयर है। जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं 2025, जी, इट्स ब्यूटीफुल नंबर्स एंड ये जो है कोइंसाइड कर रहा है इंडिया का राइजिंग स्टेटस के साथ, जो बढ़ती हुई उभरती हुई आगे एक पावरफुल इंडिया आ रहा है, उसके साथ ही जेल कर रहा है। आपको पता होगा कि जो इंडिया ने एग्री एक्सपोर्ट्स में 2 साल पहले, rather 2 साल से पहले, उससे पहले 10 से ऊपर था, मतलब 10 के बिलियन था। बट नाउ इंडिया हैज मूव्ड इनटू दैट टॉप 10 ब्रैकेट ऑफ एग्री एक्सपोर्ट एंड मैं सोचता हूँ जब ये मेक्सिको को उठा के पहले 9 में आए थे, अब 8वां पोजीशन में आ गए हैं। ये इंडिकेट करता है कि आगे भारत के जो रास्ता है एक्सपोर्ट में, बहुत जबरदस्त रास्ता है। बहुत ज़बरदस्त रास्ता है। लेकिन एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह से राइस में तो हम ऑलरेडी नंबर 1 हैं, तो राइस में हम और कहाँ ऊपर जा सकते हैं? राइस में अब अगर आप देखेंगे, इंडिया में ऑलमोस्ट 135 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है और इसमें एक बड़ा पोर्टफोलियो है बासमती। एंड बासमती का डिमांड जो है वर्ल्ड में ग्लोबली काफ़ी है। मिडिल ईस्ट है, एशियन रीजन में भी थोड़ा बहुत है, और अगर देखा जाए थोड़ा बहुत यूरोप में है। यूरोप मतलब मिडिल ईस्ट के बाद आएगा शायद यूरोप एंड यूएस एंड यूरोप। तो बासमती का पोर्टफोलियो जो है, अगर हम उसको क्वालिटी ठीक रखें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोशिश है, और इसमें हम जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी कंडीशंस जो बाकी कंट्रीज लगाते हैं उसके साथ हम निगोशिएटेड वे में चलें, तो ऑब्वियसली बासमती का पाथ जो है बहुत अच्छा है। एंड हमने देखा है जो बासमती प्रोडक्शंस है, ये फार्मर के लिए भी बहुत इजी है। अगर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईआरईएफ अगर अडॉप्ट करें फार्मर्स लेवल में, तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा। हम जो हमारे जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, से पाकिस्तान और अदर्स, हम उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। और जहाँ तक नॉन बासमती का सवाल है, बिकॉज आप जानते हैं बासमती एक बड़ा सा पोर्टफोलियो है एग्री एक्सपोर्ट में, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। जो नॉन बासमती है वॉल्यूम में ज़्यादा है बट वैल्यू में बहुत कम है। लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्शन है, राइस प्रोडक्शन, वो हर साल बढ़ रहा है। एरिया भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम जो फूड डेफिशिएंट कंट्री थे 1947 में, आज इसमें हम सफिशिएंट हो गए हैं। और एक्सपोर्ट हम इसलिए कर पा रहे हैं कि हम सफिशिएंट होने के बाद हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इंडिया का, वो बहुत कम है कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। सो ऑब्वियसली इसका भी फ्यूचर जो है बहुत बढ़िया है। जो अफ्रीकन कंट्रीज अब है, वो नॉन बासमती राइस में काफ़ी आगे हैं इम्पोर्ट में। तो इसलिए इंडिया के लिए ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन रीजन पर्टिकुलरली, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वियतनाम है, थाईलैंड है, चाइना ऑल्सो इट्स देयर। सो ऑब्वियसली दीज आर ऑल बिग मार्केट्स इन एशियन रीजन अपार्ट फ्रॉम अफ्रीका। अभी एक और बात बताएं, जिस तरह से भी यूके के साथ हमारी एक ट्रीटी हुई है, समझौता हुआ है, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसको लेके क्या स्कोप आपको दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और स्पेशली अगर मैं बात करूं राइस के फील्ड? एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, अब देखिए यूके जो है हमारे साथ एक अम्बिलिकल रिलेशनशिप पहले था। इसका मतलब है हम कल्चरली भी काफी उसमें हमारे जुड़े हुए हैं, बिकॉज बहुत इंडियंस डायस्पोरा वो यूके में सेटल्ड है। एंड बासमती जो है फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं के साथ है। सो एक्सपोर्ट बिकम्स इजियर फॉर अस, द चैलेंजेस comes down. So obviously once the challenge comes down, tariff regime goes down, so obviously export to that country where the free trade exist वो improve होता है। तो मेरे ख्याल से आगे चल के यूके के साथ मैं देख रहा हूँ कि बासमती पोर्टफोलियो का काफी बढ़िया फ्यूचर है। जो अगर हमारे एक्सपोर्टर्स
सारे आठ को जोड़ लें, हमारे ग्राउंड प्रोडक्शन को ठीक कर लें, कभी कभी वो मैक्सिमम रेजिड्यू जो है लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। अगर हम उसको ठीक रखें प्रोडक्शन के टाइम पे, तो ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट। इसका इस जो आपने रेजिड्यू की बात करी, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स की बात हम कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? मिनिस्ट्री इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती है? किसानों को क्या करना चाहिए जिससे पेस्टिसाइड का यूज कम हो और प्रोडक्शन भी अच्छी हो? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज एक डेवलपिंग कंट्री में जो एक्सटेंशन मैकेनिज्म होता है, जो फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो फार्मर जो है वो अपना पैसा लगा के जब वो फार्मिंग करता है, उसको ठीक टाइम पे ठीक क्वांटिटी में सारी चीज उपलब्ध होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सीड हो, फर्टिलाइजर हो या पेस्टिसाइड हो, ये तीन मेजर इनपुट है। टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इज ए अम्ब्रेला एलिमेंट। तो ये जो चीजें हैं ये ठीक टाइम पे और ठीक मात्रा में मिलना चाहिए। पेस्टिसाइड्स में क्या है, एक केमिकल है जो जिसका एक नेगेटिव कैरेक्टर भी है। अगर ज्यादा पेस्टिसाइड डाल दिए और राइट टाइम में जितना क्वांटिटी डालना है उससे ज्यादा डाल दिए और एक्स्ट्रा और कुछ डाल दिए हैं पेस्टिसाइड्स, तो फिर इसमें प्रॉब्लम आने वाला है। तो क्या होता है, जनरली जो पेस्टिसाइड्स के जो डीलर्स है, दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन फार्मिंग सिस्टम, इकोसिस्टम। So they are educated, they are graduates, but question is sometimes they sell pesticides which are not really permitted in foreign countries, and they are excess use sometimes because farmers सोचता है कि ज्यादा पेस्टिसाइड डाल दूं तो मेरे फसल जो है पेस्ट से बचेंगे और अच्छा फसल होंगे, बट वास्तव में वो नहीं है। वास्तविक ये है कि जितना ही क्वांटिटी उसको डालना है उससे ऊपर मत डालिए, और जिस टाइम पे डालना है, टाइम और क्वांटिटी बहुत क्रिटिकल होता है। तो ये नॉलेज जो है फार्मर तक पहुंचाना सरकार का काम है। आजकल प्राइवेट सेक्टर भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, वो उनके अंडर वो आत्मा है और बहुत सारे एक्सटेंशन मैकेनिज्म है। अगर इसको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाए, प्रॉपरली हेल्प किया जाए और वो डीलर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए उसको एजुकेशन देने में, और डीलर्स अगर उसको ठीक से हैंडल करें, आई थिंक फार्मर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट काइंड ऑफ इनपुट, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली। ओके, तो स्वयं साहब ये बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि इम्पोर्टेंट है कि भाई किसानों तक ये सही जानकारी पहुंचे कि उसको आखिर उनको प्रयोग कैसे करना है, तो उसमें सरकार का आपने काम बताया, डेफिनेटली सरकार का काम है, लेकिन साथ के साथ और भी जो उसमें कहते हैं ना लीगल बैरियर्स हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसमें IREF किस तरह से हेल्प कर सकता है और कैसे सरकार के साथ हम मिलके एक्सपोर्टर्स की भी मदद कर सकें और किसानों की भी मदद कर सकें, वो क्या फार्मूला हो सकता है? बहुत बढ़िया, ये एक्चुअली बहुत क्रिटिकल सवाल है। अगर आप यूएस मॉडल आप देखेंगे कैसे वो फार्मर तक पहुंचते हैं, उनका फार्मर्स तो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है। उनके जमीन जो है आप देखेंगे, मैं कैलिफोर्निया में विजिट किया हूँ, 400 एकड़ कम से कम होता है ऑन एवरेज दे ओन, एंड अनदर 800 एकड़ तो खुद ही लेते हैं लीज में, और वो ग्रेजुएट्स भी होते हैं एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ देम, सो दे हैव दैट नॉलेज, सो दे नो हाउ टू फार्म। बट इंडिया में क्या है कि एक फार्मर जो है, किसान जो है, उसके अगर जो आप देखेंगे, जो लैंड देखेंगे, वो 1 हेक्टेयर से भी कम होता है वास्तव में, बिकॉज मेजोरिटी 86% फार्मर हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके फार्म साइज बहुत कम है। तो इसके कारण जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल ना होने से उनके एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू नॉलेज, एवरीथिंग बिकम्स ए चैलेंज। सो गवर्नमेंट जो वहाँ पे जो है यूएसए में, वो है गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट एंड द फार्मर्स। They join hand in this quadrilateral pattern and they ensure that the farmer does the right kind of farming. India में it's a government led. Historically 1947 से ये extension mechanism government led हुआ है, but luckily now जैसे मैंने बताया था प्राइवेट सेक्टर अभी एंट्री किया है। Now IREF, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, IREF को फार्मर्स को कैसे मदद कर सकते हैं, IREF को पता है कि ओवरसीज मार्केट को क्या चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, क्या उसमें जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, तो ये इन्वॉल्व हो सकते हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द फार्मर टू डू दैट एक्सटेंशन मैकेनिज्म। दे कैन इवन लुक एट सप्लाइंग सीड्स, द प्रॉपर गुड क्वालिटी सीड्स,
good. I mean, they can also ensure that the fertilizer comes from the right place, because fertilizer भी बहुत important role play करता है. They can also ensure that the pesticide which is being applied right quantity, right time, वो भी कर सकते हैं. तो ये इसमें IRF का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, योगदान रहेगा, अवदान रहेगा. ये फील्ड में जिस एरिया से वो प्रोक्योर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इनके 7,500 मेंबर्स हैं, जहां से प्रोक्योर कर रहे हैं, इनके भी एक दायित्व होता है, महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि फार्मर को वो हेल्प कर सके उसमें. They did not procure the seed and provide. They'll ensure that this source from which this seed is procured by the farmer is proper and good quality seeds are there. Similarly, the good quality fertilizers and pesticides. So they have a very important role to play and this, and that will help them in increasing the export. So मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी एडवाइजरी में, आपकी लीडरशिप में ये काम जरूर होगा कि भाई सरकार और IRF कैसे मिलकर एक साथ किसानों की मदद कर सके. Obviously, जब ये होता है, ये तो IRF 7,500 मेंबर्स है, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर्स है और इंडिया को आगे ले जा रहे हैं एक्सपोर्ट मामले में. तो इट विल बी अ प्लेजर टू वर्क विद देम, and it will be a pleasure to understand the problem and to work jointly in ensuring that the problems are minimized and solutions are found at a very economical cost. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिल्क है, भारत इंटरनेशनलाइज कॉन्फ्रेंस 2025, इसको लेके आप कितना आशान्वित हैं कि किस तरह से ये इम्पोर्टर्स को, दूसरे देशों के इम्पोर्टर्स को, हमारे एक्सपोर्टर्स को, हमारे किसानों को मदद करने में कारगर सिद्ध होगी? इंडिया इज नंबर 1 एक्सपोर्टिंग कंट्री इन राइस. वॉल्यूम आप देखेंगे ऑलमोस्ट कितना 22 मिलियन टन के आसपास, 135 मिलियन टन से 22 मिलियन टन ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट हो रहा है एनुअली. वी हैव रीच्ड टू दैट लेवल. सो the other exporters who are there, Thailand, they are much behind us. Probably we are double of what they are exporting. The number 2 and number 1 के बीच में जो difference है. But जहाँ तक visibility का सवाल है, we do our work silently. We do it sincerely and we do it silently, whether it is export, whether it is anything. But question is, आज का जमाना है कि visibility optics का जहाँ तक सवाल है, many of these countries like Thailand, इसका agri export का basket almost 30%. इंडिया में मैं देख रहा था जो एक्सपोर्ट ऑल टुगेदर ये है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में समर अराउंड 3 to 4%, वेरी मिनिमल, जबकि हमने सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में. 2 to 3% या 3 to 4% इसके बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है. दैट मींस इनसिग्निफिकेंट. बट द वर्ल्ड मस्ट नो व्हाट वी आर, व्हाट वी स्टैंड फॉर एंड हाउ वी कैन डिलीवर देयर रिक्वायरमेंट. सो इसके लिए जो बिग वाला IRF ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, ये पूरा जोड़ेंगे विश्व में से सारे जो इम्पोर्टर्स हैं और इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं और इंडिया का जो फार्मिंग लीडर्स है लाइक FPO. जैसे आप जानते हैं, इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर ग्लोबली है राइस में. वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो कॉन्फ्रेंस का, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है. बिकॉज आप जब पूरा ग्लोब को जोड़ेंगे, इसका मतलब है पूरा वर्ल्ड से अब इम्पोर्टर्स को लेके आएंगे इंडिया में, तो इंडिया के राइस वेराइटीज बहुत हैं. तो उनको पता चलेगा जो वेराइटीज वो ले रहे हैं, इसके बियॉन्ड भी और कौन सा वेराइटीज ले सकते हैं. दे आर ऑल्सो इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो ऑब्वियसली इंडिया से इम्पोर्ट करने में उनको कोई दुविधा नहीं रहेगा. आप जैसे कि जानते हैं, राइस का जो प्राइमरी सेंटर ओरिजिन है वो चाइना है, बट देन इंडिया भी एक सेकेंडरी सेंटर है. चाइना कोरापुट है उड़ीसा का, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था राइस का सेकेंडरी सेंटर भी. तो ऑब्वियसली इंडिया कहीं पीछे नहीं है राइस के मामले में. एक इंडिया मतलब ये ओरिजिन है, तो ऑब्वियसली ये चीजें के साथ साथ हम सेल करेंगे इंडिया का वैरायटी ऑफ राइस. जैसे आपने कहा इंडिया कहीं पीछे नहीं है, बट जब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्टर्स हम नंबर 1 हैं, तो चाइना मतलब कैसे आगे हो रहा है, मैं समझना चाहता हूँ. चाइना का प्रोडक्शन ज्यादा है, नंबर 1 में वो है, नंबर 2 में हम हैं. लेकिन चाइना का पॉपुलेशन अभी हमसे ज्यादा है, तो उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है. तो ऑब्वियसली दे आर आल्सो इंपोर्टिंग. जबकि हमारा जो है इंडिया में हमारा जो फूड सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी है, वी आर एबल टू मीट दैट, एंड देन देयर इज सरप्लस राइस.
So obviously, and it is surplus because we are increasing the area, जो चाइना से भी ज़्यादा है. So that is why जो हमारे पास surplus राइस है, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एंड ये अच्छा है कि फार्मर को इनकम मिल रहा है और दुनिया का जो फूड सिक्योरिटी हम उसको वी आर एबल टू. बिल्कुल. सो ओवरऑल बिल्क जो है एक माइलस्टोन साबित माइलस्टोन साबित होगा. यस, एब्सोल्युटली. इधर ग्लोबली इंडिया के जो वैरायटीज है, इंडिया के जो कैपेबिलिटीज है, वो पूरा ग्लोब के सामने नजर में बहुत इजीली आएगा. जब सारे इंपोर्टर्स आएंगे, ब्राजील से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके आपका अमेरिका से लेके कनाडा से लेके यूरोप, अफ्रीका, तो ये जब सारे इंपोर्टर्स आएंगे और ये IRF सारे डिस्प्ले करेंगे, इंडिया के जितने भी एक्सपोर्टर्स है सारे डिस्प्ले करेंगे क्या इंडिया का खासियत है. 150 से अधिक देश जो है इसमें शामिल होने जा रहे हैं. तो जाहिर सी बात है इतने सारे देशों तक हम अपनी वैरायटीज पहुंचा सकेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और मैं समझता हूं कि आपकी लीडरशिप में, आपकी एडवाइजरी में IRF और फर्दर ग्रो करेगा. थैंक यू.